जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 10 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का आंसर की है। ये आंसर की का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद इसके कुछ लघु उत्तरीय, कुछ दीर्घ उत्तरीय और फिर इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू किया जाए। तो क्या कह रहा है कि सही उत्तर का संकेताक्षर यानी क ख ग घ ऑप्शन दिए गए, इसमें से सही उत्तर को चुनना है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, आपको पढ़ा रखे चैप्टर में, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए दूसरा कह रहा है कि परावर्तन का कोण होता है, परावर्तन का कोण होता है तो क्या होता है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है कि आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। ठीक है, तो आपको बता दें कि परावर्तन का कोण जो होता है, आप देखते हैं कि समतल दर्पण होता है। ठीक है, अब इस दर्पण पे जो आपतित किरण ये आती है और ये परावर्तित किरण हो जाती है और ये बीच में जो होता है क्या होता है, अभिलंब होता है। तो परावर्तन का कोण आपका ये होता है ना, ये वाला आर, ये परावर्तन का कोण कहलाता है। तो परावर्तन का कोण क्या होता है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के, है ना, आपतन बिंदु पे जो अभिलंब खींचा गया है इसके बीच का कोण। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर घ है, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, यही ना होता है। तो चलिए इसका घ नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है ना। तो किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, तो आपको पढ़ा रखे हैं, देखे थे ना कंडीशन, समतल दर्पण द्वारा तो नहीं, समतल द्वारा वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा, तो हाँ अवतल दर्पण द्वारा ही होता है, क्यों अवतल दर्पण द्वारा ही ना वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। आप पढ़े होंगे ना, इसके चैप्टर में पढ़ाए हैं आपको। चलिए अगला कह रहा है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो किस वस्तु कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा, मतलब कौन सा दर्पण होगा जिसके द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब पाया जाता है। तो किसके, तो कह रहा है केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, या इन तीनों प्रकार में से के दर्पणों द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको बता दें कि समतल दर्पण में उल्टा प्राप्त आभासी प्राप्त होता है ना, आभासी तथा सीधा प्राप्त होता है। चलिए पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, बस समतल दर्पण में आपको पढ़ा रखे हैं केवल अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा भी होता है, लेकिन केवल अवतल दर्पण द्वारा कहेंगे तो ये आपको कहना उचित नहीं कहलाएगा, मतलब इसके द्वारा भी होता है, अवतल दर्पण के द्वारा भी होता है, उत्तल के भी द्वारा होता है। ठीक है, और इन तीनों से, यानी इन तीनों से हो सकता है, घ नंबर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, तो हम देखे थे कि समतल में नहीं, समतल में बराबर होता है, अवतल में बड़ा छोटा दोनों हो जाता है, समतल और अवतल तो ये तो दोनों होगा ही नहीं। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण, तो हाँ उत्तल दर्पण में ही वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का बिंदु स्रोत के समांतर किरण पुंज मिल सकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। समांतर किरण पुंज क्या होती है, जो किरणें एक दूसरे की समांतर गई होंगी। तो किसके द्वारा मिलता है, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, दोनों का ख यानी दोनों के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा हमें ये प्राप्त हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो कहां पर स्थित होगा कि अवतल दर्पण में फोकस पे बनता है। तो अवतल दर्पण आपका इस तरह था, आपको पढ़ा रखे चैप्टर में, है ना। ये रहा आपका वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस, और ये रहा वक्रता सॉरी ये वक्रता केंद्र है ना, ये फोकस है, और ये आपका ध्रुव होता है ना, है ना। तो इसको पी कर देते हैं, ध्रुव होता है, सॉरी पोल होता है। चलिए तो कह रहा है कि कहां पे वस्तु रखने पे इसका प्रतिबिंब जो है हमें फोकस पे प्राप्त होता है। तो यहाँ प्राप्त होने के प्रतिबिंब को अनंत पे होना चाहिए, अनंत पे होता है तो आपको बता रखे हैं, है ना, कि अनंत पे होता है तो टकरा कर कहाँ बनता है इसका प्रतिबिंब, फोकस पर बनता है। ठीक है, यानी कि वो कहाँ होना चाहिए, तो अनंत पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना, यानी
आपको पता है कि आर बराबर होता फोकस दूरी है ना, एफ बराबर होता है r/2 है ना, यानी कि ये आगे इसमें गुना कर जाएगा, यानी कि जो फोकस दूरी होगी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो आधी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको ये बता रखे हैं। ये आपका क्या हुआ, अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया और यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया है ना, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब क्या कह रहा है कि जब वस्तु का है फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, तो यहाँ पे होता है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब जो होता है ये ऐसे टकरा के जाएगा, इसका आभासी डॉटेड पीछे की तरफ जाएगा और दूसरा हम लोग किधर लेके जाएंगे, अगर हम ले जाए यहाँ इसके दिशा में, ध्रुव के दिशा में, तो ये वापस इधर आ जाएगा, तो ये जाके यहाँ पे ऐसे इसका प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ प्रतिबिंब क्या होगा, कैसा होगा, है ना, ये आभासी बन रहा है और क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो ग नंबर हो जाएगा, आभासी और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ठीक, चलिए आपको बता रखे उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी बनने के लिए, सीधा बनने के लिए और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ स्थित होता है तो आपका प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है और उससे आवर्धित बनता है, ये आपको बताना है। तो आपको इसमें बता रखे हैं कि जब दर्पण, देखिए ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये रहा आपका ध्रुव, ये रहा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र। तो हम लोग जब दर्पण है, ये घ नंबर होगा इसका, कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, अभी देखते हैं ना यहाँ पे, तो प्रतिबिंब यहाँ पीछे बन रहा है कि नहीं, आभासी बन रहा है ना, इसी कंडीशन में ही एक आभासी बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक आपका घ नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने, तो ये आपको ऐसे नॉर्मली पता है कि उत्तल दर्पण रहता है। कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखिए उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक रहता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ख नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर में कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, सीधा भी और उल्टा भी होता है और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया ही अभी कि हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है इसमें क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, 14 नंबर कह रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है तो दर्पण हो सकता है। तो हमेशा प्रतिबिंब जब सीधा बनेगा तो दर्पण आपका उत्तल ही होगा। चलिए अगला कह रहा है संबंध F बराबर r/2 सत्य है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल के लिए नहीं, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल के लिए नहीं, उत्तल अवतल दोनों दर्पण के लिए, हाँ यही दोनों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आ रहा है कि निम्नलिखित चित्र में सही आरेख सही किरण आरेख को चुने, सही किरण आरेख को चुनना है। सही किरण आरेख आपको कहाँ है, तो देखिए पहला चीज कि ये गलत हो जाएगा, ये सीधा जाएगी तो इसमें नहीं निकलेगी इस तरह से। ठीक है, ये वापस चली जाएगी। अगर लंबवत पड़ती है, ये एक समतल दर्पण है ना, तो जब लंबवत कोई प्रकाश की अच्छा तिरछी पड़ेगी, ये देखिए यहाँ देखिए इसमें फिगर में गलती दिया है, यहाँ देखिए यहाँ पे इधर से इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, तो ऐसे ही गलत दिख रहा है। अगर इधर से दिशा देता कि इधर से जा रही है तो ये लंबवत सीधे निकल जाती है, अगर ये दिशा देता कि इधर से जा रही है तो ये इधर निकलती है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन में ये गलत ही साबित हो रहा है, यानी पहला नहीं होगा। दूसरा चलते हैं कि ये जब यहाँ से जाएगी तो इसका आभासी इधर से आना चाहिए, है ना, ये टकरा कर इधर के अपेक्षा किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ से आके ये इधर जाएगी और इसका आभासी ऐसे आता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा नंबर, यहाँ से जब समांतर जाती है प्रधान अक्ष के तो वो आपकी फोकस से होकर जाती है, ना कि यहाँ वक्रता केंद्र से, तो ये भी गलत हो गया। दूसरी चीज की जब वक्रता केंद्र के दिशा में जाती है तो वापस लौट आती है, ये घ नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है, 17 में क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन जो है m का मान जो है ऋणात्मक है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए जब m आपको पढ़ा रखे हैं कि जब कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल जो भी हो, है ना, अवतल हो या उत्तल हो, आपको बता रखे हैं कि
अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक हो रहा है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, मान लेते हैं आपका यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस बार आवर्धन ऋणात्मक हो जाए, तो ऋणात्मक होने का मतलब है कि प्रतिबिंब इधर बनेगा, और धनात्मक होने का मतलब है कि प्रतिबिंब इधर बनेगा। ऋणात्मक के लिए प्रतिबिंब इधर बनता है, तो जब इधर प्रतिबिंब बनेगा, बाएं तरफ बनेगा, तो आपको बता रखे कि यहाँ हमेशा आभासी और सॉरी वास्तविक और उल्टा होता है। यहाँ इस तरफ क्या होता है, बाएं तरफ वास्तविक और उल्टा होता है, इधर आभासी और सीधा होता है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको देखा जाए। चलिए, तो रिक्त स्थान में पहला कह रहा है प्रकाश कहाँ चलता है, तो ये सरल रेखा में चलता है, तो यहाँ भरा जाएगा सरल रेखा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा, तो दर्पण जब समतल होता है तभी ये होता है। ठीक है, तो यहाँ भर दीजिएगा समतल। 3 नंबर का खाली स्थान, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पे प्राप्त होता है ना, तो 3 नंबर का क्या यहाँ भरेंगे, वास्तविक। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, तो ये परावर्तन कोण के बराबर होता है ना, इसको परावर्तन लिख देंगे। चलिए अगला कह रहा है गोलीय दर्पण की ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, तो ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। चलिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से उसकी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या से उसकी फोकस दूरी होती है ना, खाली स्थान दिया है होती है, तो ये किसके क्या होती है, तो दोगुनी होती है। आपको यही पता है कि F बराबर होता है R/2, यहाँ भरेंगे दोगुनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है, तो 7 में कह रहा है कि खाली स्थान दिया दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो वास्तविक आभासी आ गए दोनों, तो ये होता है अवतल दर्पण। यहाँ लिखिएगा आप अवतल, इसे भरेंगे अवतल। 8 नंबर क्या कह रहा है, तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल खाली स्थान प्रतिबिंब ही बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है कि उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक जो वस्तु होती है उसके केवल कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, तो उत्तल दर्पण जो भी होगा तो उसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, आभासी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर कि जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, यानी कहने का मतलब जब कोई किरण दर्पण के, है ना, मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं अवतल दर्पण है, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, ये फोकस हुआ इस दिशा में आती है, तो क्या होता है, तो इस दिशा में आएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है ना, तो मुख्य अक्ष के यहाँ क्या भरेंगे, समांतर निकल जाती है। चलिए अगला 10 नंबर कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, तो धनात्मक होती हैं। चलिए सभी दूरियां गोलीय दर्पण के खाली स्थान से मापी जाती है। गोलीय दर्पण के क्या चीज से मापी जाती है, तो इसके ध्रुव से ना नापते हैं, कि हम लिखते हैं परिभाषा की ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी वस्तु दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी, तो यहाँ क्या भरिएगा आप, ध्रुव भरिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है खाली स्थान, है ना, कह रहा कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो जब ये आपका होगा अवतल दर्पण तो फोकस दूरी इधर होता है, तो यानी फोकस दूरी कैसा होता है, तो ऋणात्मक होगा, सॉरी इधर होगा तो ऋणात्मक, समझ गए, और उधर आता है उत्तल में तो धनात्मक होता है। यहाँ अवतल की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तो 13 में क्या कह रहा है कि
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको आपको पता ही है कि आवर्धन के नाम से कहते, आवर्धन ना कहते हैं इसको, तो क्या लिखिएगा? आवर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्धन का धनात्मक मान खाली स्थान इंगित करता है। तो आपको बता दें कि जब धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, है ना। तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि आभासी और सीधा होगा। तो यानी यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा। आभासी, यहाँ भरिए आभासी। आभासी तथा सीधा भरा जा सकता है। चलिए आभासी। अगला कह रहा है कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए खाली स्थान दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को जब संचित किया जाता है तो उसमें हमेशा अवतल दर्पण लगाया जाता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा सौर ऊर्जा से रिलेटेड, लास्ट चैप्टर में है इसमें। चलिए 16 नंबर कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या प्लस का होता है, प्लस का 32 सेंटीमीटर आपको निकालना है। फोकस दूरी यानी एफ बराबर आर बटा 2, यानी प्लस का 32 बटा 2 काट दीजिए तो ये आ गया 16, यानी प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ 16 लिख देंगे प्लस का। ठीक है, ये प्लस इंगित कर रहा है कि उत्तल दर्पण है। 17 नंबर कह रहा है कि एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना रही है, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है केवल एक। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, है ना? तो दर्पण किस प्रकार का होता है तो बनता है? तो अवतल होता है, तभी ना बनता है। चलिए अब देखिए अति लघु क्वेश्चन शुरू होता है। कह रहा है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं उसको लिख देना है। यहाँ से लिख दीजिएगा, आप चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि किरण मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम, समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम, और अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो ये मान लीजिए आपका समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण पे अगर कोई भी एक किरण पड़ेगी तो इसका एक ही परावर्तित किरण निकलेगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला कह रहा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार परावर्तित होती हैं। तो जिस लंबवत पड़ने वाली जब भी प्रकाश की किरण होगी तो वापस वो उसी दिशा में निकल जाती है ना। तो जिधर से आएंगी उधर ही चली जाएंगी, है ना। तो ये कहा कैसे जाती हैं? तो आपतित किरण के दिशा में वापस लौट जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। ठीक है, चलिए ये आपको बताए भी हैं चैप्टर में। कह रहा समतल दर्पण पर अभिलंब, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए जब ये आपतित किरण होगी तो परावर्तित किरण भी यहीं से वापस लौट जाएगी, तो हाँ मान हो जाएगा 0, परावर्तन कोण का 0। ठीक है, अगला कह रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होती है। यहाँ लिखेंगे बराबर, दोनों क्या होता है? बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो आपको बता रखे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। उसको लिख देंगे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 2 प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। यहाँ लिख दीजिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो मुख्य अक्ष का परिभाषा आप लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि मुख्य अक्ष क्या है या प्रधान अक्ष क्या है। तो गोलीय दर्पण के
ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करें। तो फोकस दूरी क्या होता है? तो आपको पता है कि फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ये भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, या ये भी लिख सकते हैं कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर यानी ये प्रधान अक्ष हुआ, इस पे वह बिंदु है जहां दर्पण पे क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, तो मुख्य अक्ष ये रहा, इसके समांतर ये भी किरण आ रही है और परावर्तन के बाद उस बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं उसका। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो जो क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे लिख दें कि दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, कोई भी हो, किसी के लिए भी, यदि आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूरी पर ना हो तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इतना कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है कि फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इतना ही लिखा है। फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक दर्पण का नाम बताइए कि जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित मतलब तो छोटा प्रतिबिंब दे सकता है, तो वो आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो देखिए अवतल दर्पण में एक ही जगह होता है जहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपको कितना बार यहाँ बता चुके हैं कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तब, यानी वस्तु ध्रुव है ना, वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब वस्तु क्या हो, फोकस है ना, जब वस्तु क्या हो, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। अगला कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो ये आपको बता रखे हैं कि जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो प्रतिबिंब भी वही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? तो वस्तु के बराबर बनेगा और आभासी और वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए इसको दिखा देते हैं आपको। ये रहा ना, तो देख रहे हैं ना कि आपतित किरण यहाँ से आ रही है, ये टकरा के यहाँ आई, दूसरी ये किरण आई फोकस से, ये समांतर निकल गई, यही ना प्रतिबिंब बन रहा है। ये ए डैश बी डैश जो सब प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वस्तु दूरी यू का चिन्ह क्या होगा। तो यू का चिन्ह एक चीज आपको बता दें कि अवतल हो या उत्तल हमेशा माइनस का होता है, यानी ऋणात्मक होगा। ठीक है, वो ऋणात्मक ही होता है, वस्तु अवतल हो या उत्तल। तो यहाँ अवतल पूछ रहा तो भी ऋणात्मक, और आपको उत्तल पूछता तब भी ऋणात्मक। 14 नंबर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो चलिए इस चीज को आप समझ लीजिए पहले। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये फोकस दूरी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर पर है। ये कितना दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो जाएगा आपको, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे है ये। और यहाँ है आपका वक्रता केंद्र, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 20 सेंटीमीटर से ना होगा क्योंकि वो उसका डबल होना चाहिए। चलिए, तो आपका ये जो 15 सेंटीमीटर पे वस्तु रखा गया है, यानी वो बीच में होगा किसके? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ वस्तु होगा। तो जब भी यहाँ वस्तु होता है तो आपको प्रतिबिंब पता है कि यहाँ बनता है इसके पीछे, है ना। कहाँ पीछे बने? तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, इससे बड़ा भी बनता है, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसको हम दिखा देते हैं। ऐसा कब बनाए थे हम लोग? चैप्टर में पढ़े हुए थे। यहाँ देखिए कि जब हम लोग अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रख रहे हैं तो इसका ये टकरा के यहाँ आ गया फोकस की दिशा में, और यहाँ से जो सीधे ले गए हैं किसके? वक्रता केंद्र के दिशा में, तो वो वापस आ गया है। यहाँ पे ये प्रतिबिंब बना है तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है
और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, आवर्धित बन रहा है उससे, है ना, सॉरी बड़ा बन रहा है आवर्धित। एक बार आपको आवर्धित का मतलब छोटा बोल देते हम गलती से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आवर्धित मतलब बड़ा होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अवतल दर्पण के किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। अवतल दर्पण के किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है जिससे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। तो जब बस प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर कब होता है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है ना, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होगा तब ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है ना, तो क्या ये बना सकता है, तो उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, ठीक है, ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्या है, एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, यह अवतल होगा तो उत्तल होगा, ये आपको बताना है। तो ये दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। ये कैसा दर्पण होगा, अवतल होगा। आपको बता रखे हैं कि फोकस दूरी माइनस का होने का मतलब है वो अवतल दर्पण है। अगला कह रहा है गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दीजिए। तो आवर्धन को कैसे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, यानी m बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु ऊंचाई। तो खाली आपको परिभाषा लिख देना इसमें। अगला कह रहा है कि आवर्धन m जो है, आवर्धन m जो है ऋणात्मक मान क्या बताता है, कि ऋणात्मक मान यही बताता है किसी भी दर्पण के लिए कि ऋणात्मक मान यानी इधर प्रतिबिंब होगा, यानी प्रतिबिंब इधर बना होगा, यानी वो कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है ना, फोकस दूरी क्या है, तो यहाँ देखिए निकाल दिया है कि f बराबर होता है r/2, 20/2 10। यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं देखा जा रहा है क्योंकि ये डिफाइन नहीं है कि उत्तल है कि अवतल है, ठीक है। अगला है उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। तो उत्तल दर्पण का उपयोग तो गाड़ियों में, है ना, वाहन में साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना, वाहन में साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिस वक्रता त्रिज्या 32 है। तो पहला चीज r का मान दिया है यहाँ 32, यानी यहाँ होगा प्लस का 32 क्योंकि ये है उत्तल दर्पण, और आपको बनाना है f बराबर होता है r/2, यानी f बराबर आ जाएगा प्लस का 32 और बटा 2, काट दीजिए कितना आएगा 16, यानी प्लस का 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए आपका 23 है। कह रहा है समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का अर्थ है कि जब m धनात्मक मान आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी कि प्रतिबिंब इधर बन रहा है, यानी कि यहाँ प्रतिबिंब जो होगा प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। और दूसरा बात ये हुआ कि जब m का मान +1 आ गया तो आपको फॉर्मूला पता है कि m बराबर होता है -b/u, यानी जब m का मान यहाँ रखिएगा प्लस का 1 यानी -b/u, यानी तीसरा गुना करेगा u बराबर आ जाएगा माइनस का b। यहाँ देखिए बराबर हो रहा है, ये देखिए ऋणात्मक मान यही इंगित कर रहा है यहाँ, है ना, ये माइनस से आपको यहाँ कोई सेंस नहीं है, माइनस यहाँ आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि ये जो है प्रतिबिंब, इसमें देखेंगे अगर माइनस को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, -u बराबर भी लिख सकते हैं, यानी ये रहा -u का मतलब है कि वस्तु इधर है क्योंकि हमेशा u माइनस में ही होता है, और यहाँ प्रतिबिंब इधर है। और ये यहाँ देखिए दोनों मान बराबर होने का अर्थ है कि वस्तु जो होगा प्रतिबिंब के बराबर होगा, यानी वस्तु ऊंचाई जो होगी, है ना, सॉरी वस्तु दूरी जो होगी, है ना, वस्तु दूरी जो होगी वो बराबर होगी प्रतिबिंब दूरी के, प्रतिबिंब दूरी के। और एक और बात यहाँ आ गया कि जब ये हो गया तो ऊंचाई भी इसका बराबर होगा, प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई भी बराबर होगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब ऊंचाई जो होगा वस्तु ऊंचाई के बराबर भी होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है m बराबर -b/u भी होता है और hi/ho भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रतिबिंब ऊंचाई जो होगा बराबर हो जाएगा वस्तु ऊंचाई के, तो दोनों चीज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो m बराबर ये जो प्लस का 1 दिया है ये इतनी बातों को इंगित करता है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता केंद्र सी है, एक गोलीय दर्पण है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो। मान लीजिए हम लोग एक अवतल ही दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। ये इसका वक्रता केंद्र रहा, ये रहा फोकस और ये रहा ध्रुव। तो कह रहा है कि एक किरण ए सी बी आपतित होती है, ए सी बी यानी इस तरह से आ रही है, आपतित किरण है ए सी और ए बी हुआ। तो जब ये आपतित हो गई तो यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी, तो फिर ये उसी दिशा में ना वापस लौट जाएगी, यानी आपतित किरण के दिशा में ही वापस लौट जाएगी, आपतित है ना, आपतित किरण की दिशा में। सॉरी, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, आपतित किरण की दिशा में। क्लियर हुआ? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चंस है, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को, सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।